हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूपीएससी हार्बर। इस लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ हमारा प्लैनेट है वो किन किन लेयर्स से मिलके बना है। अर्थ की कुछ लेयर्स हैं जिसमें हम डीप डाइव करेंगे आज। उन लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, किन चीज़ों से वो कंपोज्ड हैं, वो सब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले उन लेयर्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। क्योंकि अगर आप रफली लगाएंगे तो हमारा जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है वो अप्रॉक्सीमेटली 6400 किलोमीटर्स के आसपास है और अभी तक हम पहुंच पाए हैं 15 किलोमीटर्स तक सिर्फ। हमें कैसे पता चल रहा है 6400 किलोमीटर्स तक की नॉलेज हमें कैसे मिल रही है, पहले ये समझना ज़रूरी है। देखिए, जब भी माइनिंग होती हैं, फर्स्ट पॉइंट जैसे लिखा है माइनिंग की गई हैं, माइनिंग में जो रॉक्स मिलती हैं उन रॉक्स से हम थोड़ा पता लगा पाते हैं कि किस तरीके से टेम्परेचर प्रेशर चेंज हो रहा है। ओके, उन रॉक्स पे किस तरीके से टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई हुआ है, किस तरीके से उन रॉक्स ने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया है इन कंपैरिजन टू द रॉक्स जो हमें अपर सरफेसेस पर मिलती हैं। वॉल्केनिक इरप्शंस एक बहुत प्राइम एग्जांपल है, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शंस जब भी होते हैं, जो भी वो अपने साथ लावा लेके आते हैं, वो कहाँ से आ रहा है? वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ से ही तो आ रहा है। तो उन चीज़ों से हमें समझ में आता है कि एक्चुअल में क्या क्या मिल रहा होगा अर्थ के सेंटर में, या जो लेयर्स हैं, डीप लेयर्स जो हैं अर्थ की, उनमें टेम्परेचर प्रेशर मैं आपको बता चुकी हूँ। कई बार हमें मीटियोर्स जो होते हैं उनकी स्टडी से भी समझ में आता है कि अर्थ किन मटेरियल से मिलके बना है। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस अटेंड की हैं इस सीरीज़ की, तो मैंने उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि प्लैनेट्स, मीटियोर्स, एस्टेरॉइड्स, ये सब चीज़ें अर्थ मोर और लेस सिमिलर कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई हैं, स्पेशली जो रॉकी प्लैनेट्स हैं वो। उसके बाद अर्थ में जैसे जैसे चेंजेस हुए, लाइफ का एग्जिस्टेंस बढ़ा, वो एक बात की चीज़ है। बट स्टार्टिंग में वो जिन मटेरियल से बनी थी वो तो लगभग सिमिलर थे। एक चीज़ और हम ये देखते हैं कि जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ग्रेटर है पोल्स की तरफ और लेस है इक्वेटर की तरफ। इससे भी हमें समझ में आता है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे चेंज हो रहे हैं लेयर्स में जिस वजह से ग्रेविटेशनल पुल भी चेंज हो रहा है। तो आइए हम अब इन लेयर्स को डीप डेप्थ में और अच्छे से समझते हैं कि ये लेयर्स क्या हैं। एक बार मैं आपको ओवरऑल डायग्राम्स दिखा देती हूँ। ये हमारी लेयर्स हैं स्टूडेंट्स। लेयर्स हमारी मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा होता है क्रस्ट, जो अपर मोस्ट लेयर है। देन जो मिड लेयर है उसे हम मेंटल से डिनोट करते हैं, और जो सबसे ज़्यादा डेप्थ में लेयर मिलती है उसे हम कोर बोलते हैं। बट ये तो एक जनरल वो हो गया, हमें डेप्थ में समझना है कि कैसे ये फर्दर डिवाइडेड हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं क्रस्ट पे। पहले मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ, उसके बाद हम थ्योरी पढ़ लेंगे और अब फिर आपके लिए थ्योरी पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा। क्रस्ट फर्दर 2 पोर्शंस में डिवाइडेड है, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। ओके, अब देखिए अपर क्रस्ट में आपको क्या क्या दिखता है। ये वो पोर्शन है जहाँ पर हमारी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, जहाँ पे हम रह रहे हैं, हमारा हैबिटेट है, जहाँ पर एनिमल्स हैं, सारे नेचुरल वेजिटेशन है, फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ है, सब कुछ है क्रस्ट पर। क्रस्ट में भी कौन से क्रस्ट पर? अपर क्रस्ट पर। और प्रिसाइजली अगर आप बोलें तो हम इसे बोलेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पर। देखिए स्टूडेंट्स, क्रस्ट में सिर्फ आप वो रीजन मत लगाइए जिस पे आप रह रहे हैं। जो ओशनिक बेल्ट्स हैं, जहाँ पे ओशंस हैं, क्या वो ओशन एयर में है? नहीं, ओशन एयर में तो नहीं होंगी। वाटर भी कहाँ होगा? वाटर जो होगा उसके नीचे अगर आप जाएंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ होगी ओशन की, बट कहीं पर तो उसका सरफेस आएगा, वो भी तो क्रस्ट का पार्ट है। दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ अ क्रस्ट। ओके, सो क्रस्ट जो है आपका 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक है आपका ओशनिक क्रस्ट और दूसरा है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट जहाँ पर ओशंस हैं और उसके सरफेस पर जो क्रस्ट है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो कि ऊपर है, जो जिस पर हमारी लाइफ है, जिस पे हमारा हैबिटेट है। ओके, अगर मैं ये आपसे सवाल पूछूं कि इन दोनों
ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में से कौन सा ज़्यादा किसकी ज़्यादा हाइट होगी, कौन सा ज़्यादा डिस्टेंस घेरे हुए होगा, ज़्यादा हाइट किसकी होगी, तो उसका सीधा जवाब होगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओके, क्योंकि ओशनिक क्रस्ट में तो ऑलरेडी काफ़ी किलोमीटर्स तक तो यहाँ पर ओशियन ही होगी और उसके बाद ओशनिक क्रस्ट स्टार्ट होगा। अब आपने इसके बारे में पढ़ा, अब हम थोड़ा सा एक बारी इसकी थ्योरी देख लेते हैं। देखिए, द आउटरमोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ अबाउट 35 किलोमीटर्स थिक। कितना है? लगभग 35, इसमें एक फिक्स नहीं है, 35 to 40 किलोमीटर्स थिकनेस है क्रस्ट की। नियरली 1% ऑफ द, अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, वॉल्यूम मीन्स टोटल कितना कवर्ड है, अर्थ पे कितना रीजन टोटल कवर्ड है, क्रस्ट ने टोटल 1% रीजन घेरा हुआ है। और 0.5% अर्थ का जो टोटल मास है उसका सिर्फ 0.5% जो मास है वो किसने घेरा हुआ है? क्रस्ट ने घेरा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कितना कम है सिर्फ जिस पे हम रह रहे हैं, क्रस्ट, और उसमें भी क्रस्ट मीन्स में दोनों चीज़ें कंबाइन हो रही हैं, ओशनिक भी और कॉन्टिनेंटल भी। तो दैट इज़ ओनली 0.5% ऑफ द अर्थ्स टोटल मास। ओके, थर्ड पॉइंट देखिए, जो थिकनेस है, ये पॉइंट मैंने आपको अभी जो डायग्राम है उससे समझाया था। जो थिकनेस है क्रस्ट की, ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दो एरियाज़ में स्प्लिट है क्रस्ट। जो ओशनिक क्रस्ट है वो है लगभग 5 किलोमीटर्स, उनकी वो थिन है काफ़ी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के कंपैरिजन में, और वो सिर्फ 5 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स में है। जबकि अगर आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को देखेंगे तो वो कितना है, 35 to 40 किलोमीटर्स तक भी ये रेंज कर जा रहा है। ओके, अब ये किससे मिलकर बना है? तो ये पॉइंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा क्रस्ट है वो मिलके बना हुआ है सिलिका और एल्यूमिनियम से। सिलिका और एल्यूमिनियम जो है एबंडेंस में मिलते हैं हमें। सिलिका और एल्यूमिनियम एबंडेंस में मिलने के कारण हम इसे जनरली सियाल भी बोलते हैं। सियाल जो वर्ड आया है उसमें सी जो वर्ड आया है वो सिलिका से आया है और एल्यूमिनियम से, तो हम इसे सियाल भी बोल देते हैं। तो ये थे क्रस्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट। अब हम चलते हैं, क्रस्ट के बाद जो हमारी नेक्स्ट लेयर आती है वो हमारी आती है मेंटल। ओके, आ जाइए मेंटल पर। फिर से एक बार पहले डायग्राम से समझते हैं। मेंटल भी दो लेयर्स में एक तरीके से डिवाइडेड है। अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट में एक रीजन होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसे पढ़ना, क्योंकि यही है जिसकी वजह से हमारे कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं। अब ये कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट होना क्या है ये मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में समझाऊंगी। बट ये जो लेयर है यहाँ पर इस रीजन में, यही रीज़न है वॉल्केनिक इरप्शंस का, अर्थक्वेक्स का, ये बहुत बड़ा एक रीज़न है। इस लेयर का नाम है गाइस एस्थेनोस्फेयर। ओके, एस्थेनोस्फेयर इसका नाम है। मेंटल के अपर पोर्शन में ये मिलती है। एंड एक बारी मेंटल जो है, जैसे जो हमारा क्रस्ट था वो लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से 70 किलोमीटर की रेंज में है। अपर मेंटल जो है वो यहाँ से जाएगा 70 किलोमीटर से लगभग 2900 किलोमीटर्स तक वो रेंज करेगा। चलिए मेंटल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। क्रस्ट के बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है वो है मेंटल। मेंटल की थिकनेस जाती है 70 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर्स तक। बहुत ज़्यादा वाइड लेयर है, ये थिक लेयर है। आपने पिछली स्लाइड में देखा था कि जो अर्थ का 0.5% मास है, सिर्फ क्रस्ट जो है सिर्फ 0.5% उसका मास है और 1% उसका वॉल्यूम है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्रस्ट के कंपैरिजन में मेंटल जो है बहुत बहुत ज़्यादा है। 84% अर्थ का जो वॉल्यूम है वो सिर्फ और सिर्फ मेंटल में है, मेंटल में लाई कर रहा है। एंड 67% ऑफ द अर्थ मास जो है वो क्या है, मेंटल ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। जैसे हमें क्रस्ट में सियाल मिलता था, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, यहाँ पर हमें मेंटल में मिलेगा सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम।
ओके, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, सीमा भी बोल सकते हैं। अभी मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर मिलेगी। कहाँ मिलेगी? हमें लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल में मिलेगी एक लेयर जिसका नाम है एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर रेंज करेगी 80 to 200 किलोमीटर्स में, और एक हाईली विस्कस रीजन होगा। हाईली विस्कस मीन्स आप समझ सकते हैं सेमी लिक्विड, लिक्विड काइंड ऑफ मॉल्टन मैग्मा का रीजन होगा। एस्थेनोस मेन सोर्स है मैग्मा का। एस्थेनोस में लिक्विड मैग्मा फ्लो होता हुआ है, और वो लेयर है ओवर द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव। लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो हमारी जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो हैं जो मूव कर रही हैं, वो किसके ऊपर मूव कर रही हैं? वो मूव कर रही हैं इसी एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। ओके, एस्थेनोस्फेयर के नीचे और कोर से पहले जो रीजन आता है उसे हम मीजोस्फेयर कहते हैं। ये मीजोस्फेयर क्या है ये मैं आपको एक बार डायग्राम से समझा देती हूँ। देखिए, जो क्रस्ट है जहाँ पर हमारा हैबिटेट है उसे हम डिनोट करते हैं लिथोस्फेयर से। ओके, जो मेंटल और ये रीजन है इसे हम डिनोट करते हैं मीजोस्फेयर से, और कोर वाले रीजन को हम डिनोट करते हैं बैरिस्फेयर से। ओके, यहाँ पर आपको मैं डिनोट करने की कोशिश करती हूँ एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर यहाँ होगी लेयर जिसमें मॉल्टन मैग्मा होगा, और ये क्या होगा? हाईली विस्कस होगा, और ये मूव कर रहा होगा, जिसके ऊपर हमारी कॉन्टिनेंट्स की प्लेट है। और कॉन्टिनेंट्स की प्लेट भी जैसे जैसे मूव करता है तो कॉन्टिनेंट्स की प्लेट में भी वो मूवमेंट कॉज करता है, जो एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है वोल्केनिक इरप्शंस का, अर्थक्वेक्स का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी लेयर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कोर। कोर इनरमोस्ट लेयर है, बट ये कोर इनरमोस्ट लेयर सिर्फ एक लेयर नहीं है, ये एक्चुअल में 2 लेयर्स का एक ग्रुप है। 2 लेयर्स में ये के ग्रुप को एक तरीके से हम कोर बोल रहे हैं। कोर जो है वो मेनली आयरन और निकल का बना हुआ है। आयरन मीन्स Fe, साइंटिफिक नेम उसका, और निकल को हम Ni से डिनोट करते हैं, इसीलिए उसका नाम पड़ जाता है नीफे। जो कोर है वो कंस्टिट्यूट कर रहा है 15% अर्थ का वॉल्यूम एंड 32.5% अर्थ का मास। कोर में 2 सब लेयर्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। वो कंस्टिट्यूट कर रहा है 2 डिफरेंट लेयर्स को, जिसमें एक इनर कोर आ जाता है और दूसरा आपका आउटर कोर हो जाता है। इनर कोर जो है इनर मोस्ट लेयर है हमारी अर्थ की, और वो किस स्टेट में है? वो प्रॉपर सॉलिड स्टेट में है। जबकि जो आउटर कोर है वो किस स्टेट में है? सेमी लिक्विड यानी लिक्विडी स्टेट में है। बैरिस्फेयर इज़ द कोर ऑफ द अर्थ, ये मैंने आपको अभी समझाया था। कोर को हम बैरिस्फेयर भी बोलते हैं, कोर को हम बैरिस्फेयर भी बोलते हैं। मेंटल को मीजोस्फेयर से भी डिनोट कर देते हैं, एंड क्रस्ट को हम लिथोस्फेयर से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ओके। सो आपको जो भी पॉइंट्स थे वो समझ में आ गए होंगे तीनों लेयर्स के बारे में। अब एक बार हम डायग्राम पर चलते हैं और थोड़ा सा और इन डेप्थ इसकी स्टडी करते हैं। देखिए, शुरू से अगर हम देखें, मैंने आपको समझाया कि अर्थ 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट में ओशनिक क्रस्ट है एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ये दोनों ही जो पोर्शन हैं ये अपर क्रस्ट का पार्ट हो जाते हैं। ओके, अपर क्रस्ट का ये पार्ट है और इसमें 2 पोर्शन आते हैं, कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट कंपैरेटिवली थिनर होगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कंपैरेटिवली काफ़ी थिक होगा। ओशनिक क्रस्ट में आपको न्यू टाइप के रॉक्स मिलेंगे। ये कैसे मिलेंगे ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो आपका होगा वो वहाँ पर आपको बहुत पुरानी रॉक्स मिल सकती हैं। इतनी पुरानी रॉक्स की 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था वो रॉक्स भी आपको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ही मिलती हैं। फिर आपका अपर क्रस्ट आ जाता है, लोअर क्रस्ट, और यहाँ से शुरू होता है एस्थेनोस्फेयर जो कि हाईली विस्कस मैग्मा की एक बेल्ट है। अपर मेंटल में ये होता है, अपर मेंटल के बिल्कुल अपर पोर्शन में। फिर आपका लोअर मेंटल आता है।
आउटर कोर आता है जो कि अगेन क्या है, लिक्विड है। ये सॉलिड है जो लोअर मेंटल है, बट अपर मेंटल लोअर मेंटल जो है वो सॉलिड है, जबकि आउटर कोर फिर से क्या होता है, लिक्विड स्टेट है। एंड इनर कोर जो आपका है वो सॉलिड स्टेट है। अब ऐसा क्यों है, देखिए इनर कोर जो है वो क्यों मेल्टेड नहीं है, वो इतना ज़्यादा डेप्थ में है, बहुत ज़्यादा हीट होगी वहाँ पे, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, फिर भी वो सॉलिड क्यों है। तो गाइस हीट तो बहुत ज़्यादा है, बट साथ ही साथ अगर आप कोर की तरफ मूव करेंगे तो प्रेशर जो है वो हीट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, उसका बहुत ज़्यादा टाइम्स प्रेशर है। उस प्रेशर के होने की वजह से ये सॉलिड फॉर्म में है, एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है, जब कोई चीज़ घूमेगी तो जो भी हार्डर सब्सटेंसेस होंगे वो सेंटर की तरफ जाते हैं, ये भी एक रीज़न है कोर में सॉलिड चीज़ें होने का, और वो सॉलिड उसका एक टाइप जो है वो सॉलिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ ये आपको इतना समझ में आया होगा। अब कुछ डिसकंटिन्यूटीज़, ये जो डिसकंटिन्यूटीज़ हैं इनके जैसे जैसे जियोग्राफर्स ने डिस्कवरीज करी, तो ये कुछ जो जिसने इन डिसकंटिन्यूटी को पढ़ा, समझा, एनालाइज किया, उन्होंने अपने नाम दे दिए उन डिसकंटिन्यूटीज़ के। ये डिसकंटिन्यूटीज़ हैं, आप इधर देख सकते हैं, कॉनराड, मोहो, रेपिटी, ग्यूटेनबर्ग एंड लेहमान। आपको अभी याद करने में मुश्किल लग रहा होगा, बट मैं आपको बहुत इजीली ये याद करवा दूंगी। देखिए आप इसका कुछ शॉर्टकट बना सकते हैं, या तो आप इसको CMRGL करके याद कर सकते हैं, या फिर आप कुछ जैसे कुछ स्टोरी टाइप का ऐसे फॉर्म कर सकते हैं जिससे आपको इनके नाम याद रहें। बट नाम इन्हीं सीक्वेंस में आपको इनके याद करने हैं। बट ज़्यादा परेशानी होती है कि इन्हें लिखना कहाँ है, तो वो मैं आपको समझा देती हूँ। आपको करना क्या है, आपको सिंपल डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ पर बनाना है फर्स्ट लाइन जो आपकी कोर होगी, सेकंड जो आपकी मेंटल होगी, और ऊपर वाला पोर्शन क्या है, क्रस्ट है। ओके, कोर भी 2 पोर्शन में डिवाइडेड है, तो यहाँ पर एक लाइन आप और बना लीजिए। मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये आपका कोर का डिवीज़न हो गया, इनर कोर एंड आउटर कोर। ये आपका मेंटल का डिवीज़न हो गया। ओके, और ये जो है आपका क्रस्ट का डिवीज़न हो गया। आपको जो लेबलिंग करनी शुरू करनी है गाइस, लेबलिंग करनी आपको शुरू करनी है, आपको क्रस्ट के टॉप लेयर से नहीं शुरू करना है, आपको यहाँ से शुरू करना है। इस पॉइंट से आपको यहाँ से शुरू करना है, जो डिवीज़न है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में, वहाँ से आपको लेबलिंग करनी शुरू करनी है। तो C, देन नेक्स्ट इज़ M, R, G और L। ओके, याद रखिए क्रस्ट की सबसे ऊपर लेयर को छोड़ के जहाँ पर अपर और लोअर क्रस्ट का डिवीज़न हो रहा है, वहाँ से आपको नाम लिखने शुरू करने हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने जो 3 पोर्शंस थे उसमें अर्थ को डिवाइड करने के लिए डिविजनल लाइंस बनाई, क्रस्ट मेंटल कोर को अलग किया, फिर हमने कोर के 2 बना लिए सेक्शंस, आउटर एंड इनर कोर, मेंटल के 2 सेक्शंस बना लिए, आउटर एंड अपर एंड लोअर मेंटल, एंड देन सिमिलरली हमने क्रस्ट के लिए एक डिवीज़न कर दिया अपर एंड लोअर क्रस्ट का, और हमें इस डिविजनल लाइन से ही लेबलिंग करनी शुरू करनी है। C, M, R, G एंड L। C फॉर कॉनराड, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। कॉनराड जो थे उन्होंने बताया था कैसे क्रस्ट में भी 2 लेयर्स है और किस तरीके से ये वेरी कर रही हैं। लोअर क्रस्ट एंड अपर क्रस्ट में एक मॉल्टन जो स्टेट आ जाती है एस्थेनोस्फेयर, वो मोह ने बताया था। अपर मेंटल और लोअर मेंटल में कैसे लोअर मेंटल में हमें सॉलिड स्ट्रक्चर मिल रहा है और ये कैसे दोनों लेयर में डिफरेंस आ रहा है, वो हमें रेपिटी ने समझाया था। लोअर मेंटल प्रॉपर सॉलिड स्ट्रक्चर था, वेयर एज आउटर कोर जो है वो लिक्विड है। वो हमें किसने समझाया था, ग्यूटेनबर्ग ने, तो उससे इसका नाम पड़ जाता है ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। एंड लेहमान ने हमें समझाया था कि इनर कोर जो है इस डिसकंटिन्यूटी पे यहाँ जो लिक्विड है और यहाँ क्या है, एकदम सॉलिडिफाइड स्ट्रक्चर है। ये चीज़ हमें समझाई थी लेहमान ने। एक बार आप दोबारा ट्राई करिए याद रखने का। फर्स्ट डिसकंटिन्यूटी जिन्होंने समझाई थी वो थे कॉनराड, देन मोहो, रेपिटी, ग्यूटेनबर्ग एंड लेहमान। ग्यूटेनबर्ग, रेपिटी, मोहो, कॉनराड, 5-6 बार अगर आप दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगा।
दोबारा बताती हूँ आपको, शुरुआत जो करनी है वो क्रस्ट के जो डिविजनल लाइन है वहाँ से शुरू करना है और उसके बाद आपके लिए सीक्वेंस याद रखना आसान हो जाएगा। अर्थ का रेडियस मैं आपको बता चुकी हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 6400 किलोमीटर्स है अर्थ का रेडियस। तीनों लेयर्स के बारे में हमने समझा डेप्थ में, क्रस्ट किस तरीके से डिवाइडेड है, ओशनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है, एस्थनोस्फेयर क्या है, लोअर अपर मेंटल किस तरीके से डिवाइडेड है। क्लास के बाद रिवाइज करिएगा, समझिएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था। कमेंट में आप चाहे तो आंसर दे सकते हैं। मैं आपसे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको बताना है इस लेयर का मैंने क्या नाम बताया था। कोर के अलावा मैंने इस लेयर का एक नाम बताया था कोर के लिए, मेंटल का मैंने क्या नाम बताया था। ये 2 क्वेश्चंस के आपको आंसर कमेंट में देने हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा लेयर्स जो हैं अर्थ के इंटीरियर में, उनके बारे में। आगे हम अब नेक्स्ट लेक्चर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कोर हैं ज्योग्राफी का। अगले लेक्चर में हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा इस सेशन को और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग।